नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, देखते हैं आज की क्लास हमारी सीडी एंड पैडा की होगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 196 से 210 तक डिस्कस किए जाएंगे। और ये सीडी पैडा की 14th क्लास है, 14वीं क्लास है। अच्छा, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है भाई वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, और यही मेरी ट्रिक्स हैं, सबसे बेस्ट ट्रिक हैं। बेस्ट ट्रिक क्यों है? क्योंकि ये ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको आंसर पे ले जाकर खड़ी कर देंगे। आपका जो सीडी और पैडा का जो पोर्शन होता है पूरे सीटेट में, फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं तो 90 मार्क्स का होता है। और ये 90 मार्क्स का जो पोर्शन है ये मैं नेगेटिव पॉजिटिव से आपको इतना अच्छा करवा दूंगा, सिर्फ दो ही शब्दों का यूज करके, कि आप इसमें 90/90 भी ला सकते हो। अदरवाइज 85-80 तो कहीं नहीं गए। तो चलिए मित्रों, मैं दिखाता हूँ किस तरह से मेरी बेस्ट ट्रिक्स काम करती हैं। आप मेरे साथ रहिए। क्वेश्चन नंबर 196 उन बच्चों के लिए जिनके पास पीडीएफ है, वो अपनी पीडीएफ निकालो। और जो जो चीज़ें मैं वर्बली बताता हूँ उनको आप लिखा करो, क्योंकि वो थ्योरी होती है। और लगभग इतनी ही थ्योरी से आपका काम चल जाएगा। सीटेट में कोई बहुत ज़्यादा डीप थ्योरी आती नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? अब देखिए, ये क्योंकि कोलबर्ग का सिद्धांत है। कोलबर्ग जो थे हमारे अमेरिका के थे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका के कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे, तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे एक प्ले लिस्ट है, गौतम्स ट्रिक। गौतम्स ट्रिक, उसमें 4 ट्रिक हैं। अगर इन 4 ट्रिक आपने समझ ली ना, तो आप ये समझ लेना कि आपको सीटेट की आधी थ्योरी याद हो जाएगी। बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं, सीखने के जितने भी सिद्धांत हैं, जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, और जितने भी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं, आपको सब याद हो जाएंगे। तो वो तो चलो आप वहाँ देख लेना। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। कोलबर्ग कोलबर्ग का जो सिद्धांत था वो किस चीज़ का था? नैतिक विकास का सिद्धांत था। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो वो ये पूछ रहा है कि इस सिद्धांत में उन्होंने एक्चुअली दिया क्या। तो देखो भाई, ये सीधी सीधी थ्योरी है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव ज़्यादा काम करेंगे नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव बताऊंगा इसमें, कि नेगेटिव पॉजिटिव कैसे ढूंढते हैं। चलिए, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। दार्शनिक नेगेटिव, देखो ये जो दर्शन है, दर्शन शास्त्र जो होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं होने का मतलब है कि आपके पास जो बच्चा है वो 5 से लेकर 10, 12, 13 साल तक का बच्चा है, और सारा जो सिलेबस है वो इसी के आगे पीछे घूमेगा। जितनी चीज को ये समझता है चाइल्ड सेंटर्ड रहेगा, तो उसमें दर्शन शास्त्र तो बिल्कुल भी नहीं आता है। दूसरा देखेंगे, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। तो देखो, संज्ञानात्मक परिपक्वता की जो बात की थी ना, ये बात की थी किसने? प्याजे ने। तो जब प्याजे ने बात की है तो फिर ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोलबर्ग की बात हो रही है यहाँ पे। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। परीक्षण, परीक्षा कहीं पे भी आए नेगेटिव कर देना। ये जो मैं डंडा लगाता हूँ ये नेगेटिव का होता है, ध्यान रखना। और जो राउंड कर देता हूँ पॉजिटिव का होता है। आप भी इसी तरह की हैबिट डाल लो, पेपर में भी आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत जल्दी से क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप उस पर पहुँच जाओगे। तो देखो भाई, ये तो 3 मैंने हटा ही दिए, तो आंसर तो अब यही रहेगा। लेकिन इसको समझना भी जरूरी है। पहली चीज़ तो ये समझो पॉजिटिव क्या है इसमें। नैतिक तर्क, नैतिक तर्कणा कहीं पे भी आए आप उसको पॉजिटिव करेंगे। तो अगर सपोज करो आपको थ्योरी भी इसकी नहीं आती, आप थ्योरी भूल गए और आपको नेगेटिव पॉजिटिव याद है, तो देखो इसका आंसर दर्शन नेगेटिव, परीक्षण नेगेटिव, संज्ञानात्मक विकास प्याजे ने दिया था, तो आंसर तो यही रहेगा। क्योंकि इसमें जो नैतिक तर्क या नैतिक तर्कणा, ये कहीं भी शब्द आए पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। अब इसको समझ लो थोड़ा सा कोलबर्ग को। देखो इन्होंने क्या कहा था, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक संबंध स्पष्ट करता है। कि नैतिक तर्क और कार्रवाई, कि कई बार क्या होता है कि जब हम किसी तरह नैतिकता की बात करते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। सपोज करो कि एक ट्रेन आ रही है और ट्रेन एक जगह यहाँ पे आके रुकी। अब यहाँ से ट्रेन या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, लेकिन इस वाली पटरी पे 5 लोग हैं, 5 पीपल्स, 5 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो वो 5 लोगों को कुचल देगी, और इस साइड 100 बैठे हुए हैं। तो अब आपके पास हैंडल है कि आप किधर उसको लेके जाएं। इधर जिधर 5 आदमी मरेंगे, या इधर जिधर 100 आदमी मरेंगे। तो आप ये कहोगे कि भाई इधर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 आदमी मरेंगे, कम से कम यहाँ ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब इसी को उसने बदला क्वेश्चन को, कि भाई इधर 100 आदमी बैठे हैं और इधर सिर्फ एक आदमी है। जहाँ 5 थे अब वहाँ सिर्फ एक बंदा है। आप किधर ट्रेन को ले जाओगे? लेकिन ये जो एक बंदा है ना, ये आपकी माँ है। तो अब आप फंस जाओगे। तो ये जो था कि जो नैतिक तर्कणा होती है, जो नैतिक तर्क होता है, और उसके बाद फिर जो कार्रवाई होगी, इसके बारे में कोलबर्ग ने बात की थी। बाकी जब कोलबर्ग का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इसका आंसर
फोर्थ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र किससे संबंधित है। समीपस्थ विकास के लिए अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक वाइगोस्की का वीडियो पड़ा हुआ, आप उसको थोड़ा सा देख लेना, आपको सारा समझ में आ जाएगा। बाकी मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए समीपस्थ विकास क्या होता है। एक तो बच्चा खुद काम करता है। सपोज करो जैसे मैं आपका उदाहरण लेता हूँ कि आपने सीटेट का पेपर दिया फर्स्ट टाइम और आपके मार्क्स आए 50, तो ये आपकी खुद की मेहनत थी, लेकिन संभावना ये है कि आप 100 नंबर भी ला सकते हो। क्यों ला सकते हो? क्योंकि आपने जेवीटी, डाइट, बीएड कुछ किया हुआ है, तो आप इन सब चीज़ों को जानते तो हो, लेकिन अपने आप सिर्फ यहीं पहुंच पा रहे हो क्योंकि ये आपका वर्तमान स्तर है जहां आप पहुंच पा रहे हो। लेकिन अगर आपको किसी का सहारा मिल जाए, स्कैफोल्डिंग मिल जाए, तो आप यहां तक भी पहुंच सकते हो। तो वो ये पूछ रहा है कि ये क्या है। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जो ये क्वेश्चन में कहा। तो अब ये पूछ रहा है कि अब चारों ऑप्शनों में कि इसका क्या मतलब है। तो देखो इसका क्या मतलब है, यहाँ बच्चा खुद से काम कर रहा था तो 50 मार्क्स आ रहे थे। जब बाहर से उसको किसी ने हेल्प की, किसी ने स्कैफोल्ड किया, जैसे मान लो आप मेरे चैनल पर तैयारी कर रहे हो तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो इस हेल्प से वो 100 तक पहुंच सकता है। यही समीपस्थ विकास का सिद्धांत है कि एक बच्चे का वर्तमान स्तर होता है और एक होता है उसका संभावित स्तर। लेकिन वो संभावित स्तर वो किसी वयस्क या समवयस्क की सहायता से प्राप्त करता है। ये है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। बाकी आप वाइगोस्की का मेरा वो वीडियो देख लीजिए, समझ जाओगे। तो इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। बच्चे द्वारा प्राप्त विकासात्मक स्तर, तो भाई ये तो वर्तमान स्तर हो गया, इसका मतलब ये नहीं है जेडपीडी की बात कर रहा है, ये ध्यान रखो। बच्चे द्वारा प्राप्त किए जाने वाला विकासात्मक स्तर, यानी ये तो प्राप्त किया था और एक प्राप्त कर सकता है, तो ये वो है संभावित स्तर, यानी कि ये भी नहीं है जेडपीडी तो ये गैप की बात कर रहा है वो। बच्चे द्वारा कभी ना प्राप्त किए जाने वाला विकासात्मक स्तर, देखो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें बच्चे की कमी निकाल दी गई हो वो पूरे का पूरा सेंटेंस नेगेटिव होता है, इसको छोड़ दो। अब क्या है, बाह्य सहयोग। आप देखो ये बाह्य सहयोग क्या है, जैसे मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर, यानी कि ये संभावित स्तर। तो इसी के बारे में बात की थी वाइगोस्की ने, इसको जेडपीडी बोला था। बाकी आप प्लीज वाइगोस्की का देख लीजिएगा, उसमें वीडियो पड़ा हुआ है। बच्चों में अच्छे चरित्र निर्माण के लिए आप क्या करेंगे, पॉजिटिव चीज करेंगे। क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ने की हैबिट डालो कि आप उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव ढूंढ सकेंगे। देखो मेरा तरीका थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन बिल्कुल सटीक तरीका है। पिछले मैं ये लगा लिए 2012 से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, और मेरा अभी तक 100% रिजल्ट गया है, सिर्फ इसी पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से। तो आप इसकी हैबिट डालिए, आपको इससे बहुत फायदा होगा। चलिए पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। पाठ्यपुस्तक में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। पाठ्यपुस्तक नेगेटिव। पाठ्यपुस्तक क्यों नेगेटिव है? अगर आप मेरी जो क्लासेस हैं सीरियल वाइज देखेंगे तो मैंने हर वीडियो में बताया है। पाठ्यपुस्तक इसलिए नेगेटिव है क्योंकि इसमें आप बाउंड हो जाते हो, एक ही चीज़ में रह जाते हो, बस किताब किताब किताब, बच्चों को किताब पढ़ाओ। जबकि जो छोटे बच्चे होते हैं, आपके पास जो बच्चा आएगा वो 5 से लेकर 12-13 साल तक का बच्चा होगा, तो वो किताबों में चित्र देखना पसंद करते हैं, किताबों को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको बच्चों से ये नहीं कि बस किताब किताब पढ़ाते रहो, किताबों में आपको नहीं उलझना है, किताब नेगेटिव। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्या देना या भाषण देना नेगेटिव होता है। कक्ष में गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। देखो इसमें एक वर्ड आया सहायता या मदद। अगर बच्चे की सहायता हो रही है या बच्चे को मदद मिल रही है तो ये पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जाए। पुरुष, महान पुस्तक, महान कविता, महान कहानी कहीं पे भी आ जाए नेगेटिव कर देना। या प्रसिद्ध पुरुष, प्रसिद्ध कविता, प्रसिद्ध कहानी, प्रसिद्ध कोई भी चीज़ प्रसिद्ध आ जाए उसको आप नेगेटिव कर देना, क्योंकि बच्चे को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि जो किताब पढ़ रहा है वो या जिस इंसान से मिल रहा है वो महान है या नालायक है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये नेगेटिव, ठीक है भाई, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव है, इसको आंसर कर दो। अब देखो इसका मतलब भी समझ लो। कक्ष में गतिविधि इस प्रकार की हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिले। अगर आप बच्चे को अच्छा चरित्र देना चाहते हैं तो क्लास की गतिविधियां आप इस प्रकार की रखो, आप अपना खुद बिहेव भी ऐसा रखो कि बच्चा आपसे कुछ सीखे। अगर आप बच्चे से करो बेटा टाइम पे आओ, तो आप भी टाइम पे आइए। किसी को गाली मत दो, तो आप भी गाली मत दो। मैं देखा गया कि बहुत सारे टीचर्स बच्चों को गाली देते हैं। तो ऐसी गतिविधि क्लास के अंदर आप करो जिससे कि बच्चा सीख सके, उसको मदद मिले चरित्र निर्माण में। और अगर मदद वर्ड कहीं आए तो वो पॉजिटिव होता है। देखो ये तो थी थ्योरी, लेकिन अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव आपने हैबिट डाली तो देखिए आंसर कितनी जल्दी आता है। पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, व्याख्यान नेगेटिव, महापुरुष नेगेटिव, सहायता या मदद पॉजिटिव ही पूछ रहा था, आंसर हो गया। चलिए अगला।
निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो क्या पूछ रहा है? नेगेटिव। ये बस आपको ध्यान रखना होता है कि नेगेटिव पूछ रहा है पॉजिटिव। तो यहाँ से देखते हैं, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना पॉजिटिव होता है भाई। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, बिल्कुल। जब आप समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो जो बच्चा सीख नहीं पा रहा है, समावेशी शिक्षा का मतलब है कि जिसमें नॉर्मल बच्चों के साथ डिसेबल बच्चे भी पढ़ते हैं। तो कई बच्चे ऐसे होंगे, हो सकता है वो मानसिक रूप से डिसेबल हों और वो ढंग से या बहुत जल्दी ना सीख पा रहे हो, तो आप उनको अतिरिक्त समय दे सकते हैं, ये बात भी ठीक हो सकती है। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। देखो मैंने ये बताया, आवश्यकता या मदद आए, सॉरी अभी तो मदद की बात करती, आवश्यकता अगर आए और बच्चे की हो तो ये पॉजिटिव होता है। तो देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया, अतिरिक्त समय देना क्योंकि बच्चा डिसेबल हो सकता है। आवश्यकता, ये भी पॉजिटिव है। तो आंसर तो अपने आप यही हो गया, क्यों? क्योंकि नेगेटिव पूछ रहा था। बाकी पढ़ लेते हैं। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं करना है क्लास में, आपको बच्चों पर ध्यान देना है भाई। फिर समावेशी कक्षा का मतलब ही क्या होगा अगर आपने उन बच्चों पर ध्यान नहीं दिया? तो ए आंसर इसका। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, उभयलिंगी देखो वो होते हैं जिसमें दोनों नर और मादा के लक्षण होते हैं। तो उसका सीधा आंसर बता देता हूँ, आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री दोनों का गुण उसमें होता है, उसको उभयलिंगी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी के साथ लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? लिंग भूमिकाएं ग्रहण करने का मतलब है जहाँ पे स्त्री या पुरुष की बात की जाए। देखो संस्कृति ने बिल्कुल ही मतलब जेंडर रूढ़िबद्धता ही कर रखी है कि भाई औरत ये काम करेगी, आदमी ये काम करेंगे। तो यहाँ से तो बच्चों को लिंग भूमिकाएं मिलती हैं। समाज में ये सब चीज़ें हैं। मीडिया भी दिखाता है, आपने देखा होगा कि लिपस्टिक की ऐड जो है औरत ही करती है, या घर का कोई काम है उसका ऐड औरत ही करती है, ऑफिस का अगर कोई काम है तो उसका ऐड पुरुष करता है। तो यहाँ से भी आपको लिंग भूमिकाएं मिलती हैं, लेकिन ट्यूशन से ऐसा नहीं है। और वैसे भी जो ये ट्यूशन वर्ड है ये नेगेटिव है ना। तो उसने जब कहा इसको छोड़कर, तो छोड़ेंगे किसको हम? जो चीज़ नेगेटिव होगी। तो इसको छोड़ना है यानी कि नेगेटिव चीज़ को छोड़ना है। तो ट्यूशन जो वर्ड है ये वैसे भी नेगेटिव है, इसको ही आंसर करेंगे। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि, मानकीकृत परीक्षण का मतलब होता है कि कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट तैयार कर दिए जाते हैं। तो उनकी देखो कुछ खूबी भी हो सकती है, कुछ आलोचनाएं हो सकती हैं। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमें बताना है कि एक आलोचना कौन सी ठीक है। तो देखो इसके बारे में थोड़ा सा आपको ना पहले आंसर ही बताए। तो इसका आंसर है फोर्थ, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। अच्छा क्यों? ऐसा होता क्यों है, इसको समझ लो। ये आलोचना क्यों की गई मानकीकृत परीक्षणों की? देखो कुछ क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि जो सीडी होगी उसमें 15 नंबर की तो पैडा होगी, और इस 15 नंबर की पैडा में नेगेटिव पॉजिटिव पूरा काम करेगा। बाकी जो 15 नंबर की थ्योरी होगी उसमें 10 क्वेश्चन नेगेटिव पॉजिटिव से सॉल्व होंगे, बाकी के जो 5 क्वेश्चन में थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ये वही क्वेश्चन है कि आपको थ्योरी समझनी पड़ेगी। मानकीकृत परीक्षण की आलोचना क्यों होती है? क्योंकि वो बड़ी आबादी पर लागू नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि जब हम कोई मानकीकृत परीक्षण बनाते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, मान लो हमने 100 लोगों को ले लिया, उसमें शामिल कर लिया, उनकी हरकतें देखी, मतलब किसी भी तरह का हम कर रहे हैं, या 100 बच्चों को शामिल कर लिया या 1000 बच्चों को शामिल कर लिया। अब फिर उसकी हरकतें देखी, या जिस टॉपिक पे वो था उसका हमने फिर बाद में एक समरी निकाल दी और फिर बताया कि भाई ऐसे से ऐसा होता है। तो क्या जो 1000 बच्चों पे या 100 बच्चों पे आपने टेस्ट किए, वो भारत की पूरी आबादी के जो पूरी आबादी उसमें जो बच्चे उन पर लागू हो सकता है? ये पॉसिबल थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि आपने जिन बच्चों का टेस्ट किया है उनसे बहुत अलग अलग स्थितियों में बच्चे रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो कंडीशन अलग हो सकती है, इसलिए ये इसको हम लागू नहीं कर पाते हैं। तो इसमें एक ये आलोचना है। तो ये इतना ही बहुत है, मैं समझाने को सारे समझा दूँ लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होता है 20-30 मिनट के वीडियो में इतना कुछ बताना। चलिए फिर भी ये क्वेश्चन देखते हैं। एकाधिक यानी कि एक से अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? अब देखो इसने खुद ही कह दिया एक से अधिक। पॉजिटिव चीज़ देखते हैं, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। हो सकता है थोड़ा बहुत। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, ऐसा नहीं है। बुद्धि के चैप्टर पढ़ेंगे तो बताएंगे। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, हाँ, इसको हम बोलते हैं बहुबुद्धि। बहुबुद्धि का सिद्धांत आपको पता ही होगा। तो भाई देखो, अगर बुद्धि के सिद्धांत आप समझना चाहते हैं तो वहीं जाओ, गौतम ट्रिक में प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, उसको बुद्धि के आपके सारे सिद्धांत हो जाएंगे, कौन सा बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। फिलहाल तो एक से अधिक बुद्धिमानी को हम बोलते हैं कई प्रकार की बुद्धि, यानी कि बहुबुद्धि। और बहुबुद्धि कहीं भी आ जाए उसको पॉजिटिव कर देना, आंसर कर देना। पेपर पेंसिल परीक्षण ये नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। अगला चलेंगे, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन या सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग करता है, किस लिए? पहला पढ़ेंगे। देखो सीखने के लिए मूल्यांकन क्या होता है मैं आपको थोड़ा वैसे ही बता देता हूँ। एक आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो हमारे घर पे ना हमारी मम्मी खाना बनाती है,
तो खाना बनाने के दौरान वो क्या करती है, वो कभी कभी ना उसको सब्जी को चख के देख लेती है, नमक ठीक है, मिर्च ठीक है, ज़्यादा तो नहीं पक गई, कच्ची तो नहीं रह गई सब्जी, इन सब चीज़ों के लिए। तो वो ऐसा क्यों करती है? वो इसलिए ऐसा करती है कि जो सब्जी बने, यानी कि बाद में जो आउटकम आए वो परफेक्ट हो। तो यही होता है सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए मूल्यांकन। कि इसका मतलब होता है कि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो उस दौरान हम ये देखते हैं कि बच्चे की ज़रूरतें क्या हैं, बच्चा कैसे सीखेगा, उसके हिसाब से हम अपनी रणनीति तय करते हैं, अपनी किताबें लाते हैं और जो मटेरियल है वो यूज करते हैं, ऑडियो विजुअल ऐड करते हैं अपनी हम क्लास के अंदर, उसको भ्रमण पे भी ले जाएं और भी कुछ करें, उसकी ज़रूरत के हिसाब से अपनी रणनीति बनाएं ताकि बच्चा मैक्सिमम सीख सके। ये होता है सीखने के लिए आकलन। ये सीखने के दौरान बीच बीच में कर लिया जाता है। बाकी अब हम पढ़ते हैं इसको। पहला, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करना। देखो, ये लक्ष्य कौन निर्धारित कर रहा है ये थोड़ा समझेंगे अभी थोड़ी देर में। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए देखो ये हो सकता है बच्चों के सीखने की ज़रूरतों को जानने में, तदनुसार शिक्षण रणनीति चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। ये भी ठीक हो सकता है। अब देखो, ये देखने में ऐसे लग रहे हैं कि चारों आंसर हैं। जब आपको ऐसा लगे कि चारों आंसर हैं, और सीटेट में ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे जब आप फंस जाओगे 2 में, 3 में, 4 में कि भाई आंसर क्या है, तो आपको क्या करना है? पहली चीज़ आप देखेंगे कि विस्तारित कौन सा है, बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ सीखेगा, बच्चे का भला सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरा नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ड अगर आप मिल जाए, सपोज करो उसने पॉजिटिव पूछा तो पॉजिटिव वर्ड मिले, नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव वर्ड मिले। तो पहली चीज़ अगर मैं देखूं कि पहला है कि बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ सीखेगा, उसका सबसे ज़्यादा विकास कहाँ होगा, उसकी ज़रूरतें कहाँ पूरी होंगी, तो चारों अगर मैं पढ़ूं तो उसमें मुझे सिर्फ तीसरा ऐसा दिखाई देता है जिसमें एक तो मेरा पहले ही पॉजिटिव वर्ड मिल गया। मैंने बताया ज़रूरत या आवश्यकता अगर बच्चे की हो तो पॉजिटिव होती है। और फिर देखो बच्चे की सीखने की ज़रूरत, अब हम बच्चे के हिसाब से काम कर रहे हैं और सीटेट का जो सिलेबस है वो भी ये कहता है कि आप जो भी कुछ करो बच्चे के हिसाब से करो। तो बच्चे की ज़रूरत है जो, उसी के हिसाब से हम रणनीति बना रहे हैं, तो इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा सीखेगा, बच्चा इसमें कंफर्टेबल फील करेगा। दैट्स वाई इसको आप आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? नेगेटिव। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है। देखो कई बच्चे इसको आंसर कर देते हैं कि यहाँ पे बच्चे की टैगिंग हो रही है, लेकिन यहाँ बच्चे की टैगिंग नहीं हो रही है। इसको समझो, उसने क्या है, उसने कहा चिन्हित करना, यानी कि पता लगाना। जो मूल्यांकन होता है सतत या व्यापक जो मूल्यांकन होता है उससे हमें ये पता चल जाता है कि बच्चा धीरे से सीख रहा है, या बुद्धिमान है, या नालायक है, या ये सृजनात्मक है, या ये अपसारी चिंतन वाला है, अभिसारी चिंतन वाला है। तो उस रूप में हम बच्चे को चिन्हित कर लेते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको टैग लगा दें, यार ये तो बहुत होशियार है, तू तो बहुत नालायक है, अरे तू तो बिल्कुल गधा है, ये देख डॉक्टर बनेगा। हम उसको नहीं बोल रहे हैं बच्चों को, हम क्या कर रहे हैं, हम चिन्हित कर रहे हैं बच्चे को। चिन्हित करने का मतलब पॉइंट आउट करके देख लेते हैं इसके द्वारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, और फिर इसके हिसाब से उसके लिए हम रणनीति तय करते हैं। तो यहाँ टैगिंग नहीं है, इसलिए ये नेगेटिव नहीं है, ध्यान रखो। दूसरा थोड़ा छोड़ देते हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही बात है। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है ये शिक्षण और अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि टीचिंग और जो लर्निंग होती है उसके साथ साथ चलता है। अब पहले जैसा नहीं रहा है कि पहले 3 महीने में पेपर हुआ, फिर 6 महीने में हुआ, फिर साल भर में हुआ। अब क्या होता है, ये साथ साथ चलता रहता है। सतत का मतलब यही है, कंटिन्यूस चल रहा है, व्यापक चल रहा है ना, ब्रॉड रूप में चल रहा है, इसका मतलब यही है। तो ये बात भी ठीक है। यह विभिन्न पॉजिटिव वर्ड है, शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। अब देखो ये बच्चे के लिए है, मैंने बताया कि सब चीज़ सीटेट में बच्चे के लिए ध्यान रखना, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अब इसको देख लो, ये भी मैंने पॉजिटिव बता दिया, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। पूछ तो नेगेटिव रहा था, नहीं लिखा हुआ तो नेगेटिव पूछ रहा है, तो यही आंसर है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तीनों चीज़ें सही हैं और ये गलत है जो नेगेटिव पूछ रहा था। 206 देखेंगे, बच्चों में प्रतिभाशालीता किसके कारण होती है? तो देखिए, एक अनुशासित दिनचर्या, अनुशासन, अनुशासित नेगेटिव, आनुवांशिकता और वातावरण कहीं भी साथ साथ आ जाए पॉजिटिव करना, अंतः क्रिया, अन्योन क्रिया, परस्पर क्रिया कहीं भी आ जाए पॉजिटिव करना, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, देखो ये ठीक हो सकता है, वातावरण की बात कर रहा है। सफल माता पिता, ये भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन सफल माता पिता का मतलब है अनुवांशिकता और वातावरण का मतलब है वातावरण।
तो ये तो दोनों यहाँ पे अलग अलग हैं, लेकिन दूसरे में ये दोनों साथ साथ ही आ गए, तो इसलिए आंसर यही होगा। क्योंकि बच्चे में जो प्रतिभाशालीता होती है, यानी बच्चा क्या, कोई भी बच्चा, प्रतिभाशालीता नहीं, जो भी कुछ बच्चे के अंदर है वो उसकी आनुवांशिकता और उसका जो वातावरण उसको मिल रहा है, जो परिवेश मिल रहा है, उसका मिश्रण होता है, ये ध्यान रखना आप। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो देखो भाई, SOR के साथ वैसे तो वुडवर्थ का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन वाटसन ने भी इस पर बहुत काम किया था, तो आंसर तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। बाकी इसमें मैं आपको बता दूं कई थ्योरी हैं, RS थ्योरी है, SR थ्योरी है, SOR थ्योरी है, CR थ्योरी है। तो सारी थ्योरी एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं उसको बताऊंगा। बाकी कॉलर और कोफ्फा की बात करें तो ये गेस्टाल्टवादी हैं, जर्मनी के हैं। इन्होंने SOR जो व्यवहारवाद पे बात नहीं की थी, इन्होंने जो बात की थी, जो गेस्टाल्टवादी थे, उन्होंने कहा था कि जो भी चीज़ होती है, जो बच्चे के सामने जब पूरा सब कुछ रखा होता है, जो मूर्त रूप से होता है, उसी के हिसाब को उसको देख के बच्चा अपनी समस्या का समाधान खुद कर लेता है। उसके लिए उसके दिमाग में एक विचार आता है, एक इंसाइट आती है, एक अंतर्दृष्टि आती है, जिससे वो अपनी समस्याओं का समाधान करता है और सीखता है। ये गेस्टाल्टवादियों ने कहा था। जबकि जो SOR है ये व्यवहारवाद की बात करते हैं, और वाटसन ने व्यवहारवाद की बात की थी। हालांकि वुडवर्थ का नाम इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन वाटसन ने भी इस पर काम किया था। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, सिंपल सी बात है। चलिए देखेंगे फर्स्ट से, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करें। तो भाई आपको वर्गीकरण नहीं करना है बच्चों का। वर्गीकरण क्यों नहीं करना है, इस बात को भी समझ लो। वर्गीकरण करने से, देखिए वर्गीकरण का क्या मतलब है, पहले तो क्वेश्चन को हम दोबारा समझ लेते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में कैसे माहौल की आवश्यकता होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव जो हो वो, तो पॉजिटिव हमें ढूंढना है। अब बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर आपने वर्गीकृत नहीं करना है, वर्गीकृत करना है क्षमताओं के आधार पर नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? कि इसका मतलब मान लो कोई बच्चा होशियार है, तो आप होशियार बच्चे आपने साइड कर दिए, मीडियम वाले अलग कर दिए, नालायक अलग कर दिया, आपने वर्गीकरण कर दिया, अलग अलग कर दिया। बच्चों को अलग अलग नहीं करना। अब तो समावेशी शिक्षा है भाई, समावेशी शिक्षा में अलग तो कर ही नहीं सकते। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, चलो ये हो सकता है कुछ हद तक। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। महत्व देना पॉजिटिव है। किस कंडीशन में? सुन लो, अगर आप बच्चे को महत्व दे रहे हो, बच्चे की भाषा को महत्व दे रहे हो, बच्चे के ज्ञान को महत्व दे रहे हो, बच्चे के अनुभव को महत्व दे रहे हो, और बच्चे का जो सांस्कृतिक स्तर है, सामाजिक सांस्कृतिक स्तर, उसको महत्व दे रहे हो और उसका सम्मान कर रहे हो, तो ये पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित, नेगेटिव वर्ड है, नहीं करना है आपको, ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। हतोत्साहित नेगेटिव हो गया। वर्गीकरण करना बच्चों का क्षमताओं के आधार पर, नेगेटिव। ये जो था, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ये कुछ हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन ये हमारा ज़्यादा विस्तारित है, इसमें हमारा पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए आंसर रिसीव करेंगे। कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। क्या करता है? चलिए भाई देखते हैं। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी देने पर। भाई अगर बच्चे बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर टीचर का क्या काम है? ये तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव पूरा। शिक्षक द्वारा अनुकूलित, यानी कि जो बच्चे के लिए ठीक है, अनुकूलित का मतलब यहाँ पे है, और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग कर। प्रेरक, प्रेरणा कहीं पे भी आए पॉजिटिव। निर्देशन का मतलब यहाँ पे है गाइडेंस, और अगर आप बच्चे को गाइडेंस दे रहे हो तो वो पॉजिटिव होता है। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पे, ये हो सकता है कुछ हद तक, थोड़ा ठीक हो सकता है। उनके प्रति स्नेही होने के नाते पे, तो आप सब बच्चों के साथ थोड़ा बहुत तो प्यार मोहब्बत रखेंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस एक को छोड़ के आपको ये तीनों आंसर लग रहे हैं, तो देखो फिर आप क्या करो, आप वही करो। अगर आप 2 में, 3 में या 4 में फंस जाओ, ये तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, ये ध्यान रखना। फिर भी आप फंसे हुए 2 में, 3 में या 4 में, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ज़्यादा विस्तारित कौन सा है। उन्हें अतिरिक्त समय देने पर, इसमें क्या विस्तार है? कोई विस्तार नहीं है। उनके प्रति प्यार दिखाने से, बच्चों के साथ तो प्यार हो ही जाता है जब वो हमारी क्लास में होते हैं, तो इसमें भी कोई विस्तार नहीं है। तो आप दूसरा देखो, विस्तारित चीज़ होनी चाहिए और उसमें मेरे नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड होने चाहिए। तो मैंने बता दिया आपको, पॉजिटिव पूछ रहा है वो, प्रेरक पॉजिटिव, निर्देशन पॉजिटिव, और अनुकूलित बच्चे के हिसाब से हो रहा है, शिक्षक द्वारा अनुकूलित हो रहा है बच्चे के लिए, तो इसका मतलब बच्चा इसमें कंफर्टेबल फील करेगा, बच्चा इसमें ज़्यादा सीखेगा। तो सीटेट में क्या होता है एक्चुअली, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, बस वेटेज वाली बात है। सीटेट में चारों ही ऑप्शन होते हैं, आपको ये ढूंढना होता है बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो वो आपको मेरे नेगेटिव और पॉजिटिव बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो क्या पूछ रहा है वो? नेगेटिव पूछ रहा है। यहाँ से चलेंगे। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। दैनिक, स्थानीय, कहीं पे भी आए पॉजिटिव करना। देखो जो ये मैं अलग से बताता हूँ पॉजिटिव वर्ड, तो आप इन्हें लिख लिया करो। जब आप मेरा वीडियो देखते हो, मेरी क्लास देखते हो, नेगेटिव और पॉजिटिव का एक कॉलम बनाओ कॉपी पे, या जो मेरी जो पीडीएफ है इनका आप प्रिंट आउट निकलवा लो और वहीं हाथ के हाथ लिख लिया करो कि ये वर्ड सर ने नेगेटिव बताया, पॉजिटिव। कई बार होता है जैसे मैंने दैनिक बताया, उसके बाद मैंने स्थानीय भी बता दिया, तो स्थानीय कहीं पे भी आए तो आप इसको यूज़ करना, पॉजिटिव होता है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। वैकल्पिक कहीं भी आए पॉजिटिव। देखो जो पूरा ऑप्शन होता है ना, उसमें एक या दो शब्द ही ऐसे होते हैं जो उस ऑप्शन को नेगेटिव या पॉजिटिव बनाते हैं। बस उन्हीं शब्दों का खेल अगर आप समझ जाओगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, यानी कि एक कोई बड़ा काम है उसको छोटे छोटे कामों में तोड़ दो, छोटे छोटे उसके पार्ट्स कर दो। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चा आराम से काम कर लेगा, क्योंकि बच्चा तो आपका छोटा ही है ना, 5 से 12-13 साल तक का बच्चा है, एक साथ बड़ा काम नहीं कर सकता, तो उसे छोटे छोटे, तो ये इसमें भी बच्चा कंफर्टेबल फील करेगा, इसलिए ये भी ठीक है। तो भाई ये तो 3 ठीक है, तो फिर आंसर क्या है? बेचैन होने पर उन्हें अक्सर फटकार लगाना, डांटना, दंड देना, आंखें दिखाना, चिल्लाना, ये सब चीज़ नेगेटिव है। इससे बच्चे का जो विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए ये नेगेटिव है। नेगेटिव का ये डंडा है, ये पॉजिटिव, और काम को छोटे छोटे भागों में बांटना, ये भी पॉजिटिव वर्क हो रहा है, बच्चे इसमें कंफर्टेबल फील कर रहा है। आंसर आपका फर्स्ट हो गया। तो मित्रों ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और जैसी भी अच्छी बुरी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भाई किसी भी तरह गाइडेंस चाहिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, मैं तो आपकी हेल्प करूँगा। बाकी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ये तो सब करिए, जब परिवार आगे बढ़ेगा तभी अच्छा लगेगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त